देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं संवेदी अंगों के बारे में। संवेदी अंग जिसे हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हमें संवेदना या ज्ञान प्राप्त होता है। वो 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? एक हमारी आंख, जिससे हम देखते हैं, जिससे हम दृश्य जो भी देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? कान, जिससे हम सुनते हैं। तीसरा हमारा क्या है? नाक, जिससे हम कोई भी सुगंध या गंध को महसूस करते हैं, घ्राणेंद्रिय। तीसरा हमारा, चौथा हमारा जो है वो है हमारी जीभ। क्या है? जीभ, जिससे हम स्वाद लेते हैं। और पांचवा हमारा जो है त्वचा, जिससे हम स्पर्श करते हैं, सर्दी, गर्म, मुलायम, कठोर, ये सब जांच करते हैं। ज्ञानेंद्रियां कुल कितनी होती हैं? 5। आपके इस मस्तिष्क में जो कुछ भी अभी तक है वो केवल इन 5 इंद्रियों के बदौलत ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में चीजें अंदर जाने का केवल ये 5 ही रास्ते माने जाते हैं। इंद्रियों को 10 कहा जाता है। 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, 5 होती हैं कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से केवल जानकारी मिलती है कि क्या देखा, क्या सुना, क्या सूंघा, क्या चखा, क्या छुआ। अब इन्हीं ज्ञान के आधार पर आपका दिमाग क्या करता है? विश्लेषण करता है कि क्या है। भाई आवाज आएगी सिर्फ कान से, लेकिन दिमाग तय करेगा ना कि कोई रो रहा है कि कोई गा रहा है। भाई देखा आंख से, केवल फोटो गया, ये तय करेगा दिमाग कि लड़का देखा, लड़की देखी, गाय देखी, भैंस देखी, पहाड़ देखा, झरना देखा, क्या देखा। ये आपकी जीभ सिर्फ स्वाद को ग्रहण करेगी। खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, ये कौन तय करेगा? मस्तिष्क। बात समझ में आ रही मेरी? कोई त्वचा पे किसी ने आपको चोटियां ली है कि प्यार से हाथ फेरा है, टच तो दोनों है ना, तय कौन करेगा? मस्तिष्क। और फिर मस्तिष्क यानी कि आपकी बुद्धि, विवेक, और फिर आप उसी में आपका एक होता है भावनात्मक, जहां प्रबलता होती है उसे बोलते हैं मन। गीता के अनुसार हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, जिनके जिनकी जो एक रथ मान लें तो इसमें 10 घोड़ों का रथ है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें 10 घोड़े हैं। और इस रथ का सारथी मन है। इस रथ का सारथी मन है। मन चलाता है, घोड़े उस तरफ ही चलते हैं जिस तरफ मन चलाएगा। और उस पर जो बैठा है, जो उस रथ का मुखिया है, वो है आत्मा। ये गीता की बात कर रहा हूं। आत्मा ना कुछ कर रहा है, न रथ को चला रहा है, न रथ को कंट्रोल कर रहा है। आत्मा केवल एक दृष्टा है। क्या है? वो सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है। सारी डोर किसके हाथ में है? मन के में। और मन के हाथ में ही डोर है, तो मन जिधर चाहेगा रथ को ले जाएगा। मन चाहे तो अच्छी सड़क पे दौड़ाए तो आत्मा अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएगी, तो आत्मा तो जाने वाला है, वो साथ में बैठा ही है। लेकिन अगर मन ने गड्ढों में दमक दिया तो रथ टूट भी जाएगा। तो मन जिधर घोड़ों को मोड़ेगा उस तरफ मुड़ेगा। मन कहे कि साहब मैं तो जो है कुछ अच्छा अच्छा देखूं, कुछ बुरा देखूं, कुछ अश्लील देखूं। जीभ कहे कि साहब पेट भले ही गड़बड़ कर रहा हो पर समोसा ही डालना है भीतर है ना। तो आप जैसे अपने मन से इन इंद्रियों से देखना चाहोगे, ज्ञान चाहोगे, वो आपको ज्ञान मिलेगा। और जैसा ज्ञान मिलेगा वैसा ही फिर आप क्या करोगे? व्यवहार करोगे। भाई मन ने सोच लिया ना कि समोसे खाना है, और आंख से फिर मन ने देख भी लिया, नाक से मन ने सूंघ भी लिया, तो फिर वो आदेश देगा कर्मेंद्रियों को। किसको? पैरों को, कि जाओ पैदल पैदल समोसे के ठेले के पास, हाथों से समोसे ले लो और फिर मुंह से समोसे खा लो। ये सब क्या है? ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। चलना, हाथ, पैर, मुख, गुदा द्वार, मूत्र द्वार, ये सब हमारी क्या है? मन में काम वासना उठी या मन में भोजन करने की वासना उठी, इंद्रियां उसका ज्ञान करा देती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा। और हाथ, पैर, मुंह, गुदा, ये सब जो है आपकी क्या है? कर्मेंद्रिय। इन्हीं की सहायता से फिर आप कोई काम करते हो। बात सही में आ रही? तो मन ही केवल जो है आपका सारा काम करने वाला है, आत्मा तो केवल देखती है। अब क्या,
जिसका उस मन पे कंट्रोल है ना, उसके घोड़े एकदम सही चलेंगे। जिसका उस मन पे कंट्रोल है, मन पर नियंत्रण कौन करेगा? आपकी आत्मा करेगी। वो शुद्ध दृष्टा भाव से है, वो आप जैसा कहोगे मन, वो मन जिसका नियंत्रण में आ गया तो उसके घोड़े हमेशा सही रास्ते पर चलते रहेंगे। और मन जो कुछ करेगा वो काहे से करेगा? इन ज्ञानेंद्रियों से। ये ज्ञानेंद्रियां, अभी ये थोड़ी सी आध्यात्मिक दृष्टि से, अब थोड़ी साइंस की दृष्टि से बात करें, हमको समझना पड़ेगा ना कि भाई ज्ञानेंद्रियां 5 हैं जो संवेदनाओं ग्रहण करती हैं। संवेदना मतलब कुछ देखना, सुनना, चखना, छूना, ये सभी क्या है? मस्तिष्क को जो सूचनाएं भेजी जाती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों से, उन्हें कहा जाता है संवेदना, सेंस। ठीक है। देखिए, बाह्य संवेदनाओं ग्रहण करने के लिए प्रत्येक जीवधारी के पास कुछ विशेष अंग होते हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, ये सब ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, ग्राही अंग कहलाते हैं, जो सब चीजों की सूचना दिमाग में भेजते हैं। ग्राही अंग 2 प्रकार के होते हैं, बाह्यग्राही अंग और अंतर्ग्राही अंग, जो बाहर से सूचना ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्राही अंग शरीर के आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों से उद्दीपन ग्रहण करते हैं, जैसे आपका लीवर, किडनी, हार्ट। जैसे आपने रोटी खाई, पेट में पहुंची आमाशय में, तो आपके पेट में आमाशय का काम है कि वो उतनी मात्रा में जठर रस, HCl, पेप्सिन, रेनिन छोड़ दे। समझ रहे मेरी बात? या लीवर से पित्तरस निकल आए। अब आपको कुछ पता नहीं चलता क्या? आपको कुछ पता चलता है क्या? क्या आप छोड़ रहे हो HCl, जठर रस? क्या पित्तरस आप निकाल रहे हो पेट में? नहीं निकाल रहे ना। क्या किसी हार्मोन्स को आप निकाल रहे हो क्या? लेकिन वो निकल तो सब रहे हैं ना। तो वो कैसे निकल रहे हैं? अंदर भी हमारे जो है, जैसे बाहर से सूचना मिलती है हमको आंख, कान, नाक, जीभ से, ऐसे अंदर से भी हमारे मस्तिष्क को सूचना मिलती है। वो अंदर के अंग हमारे सारे काम करते रहते हैं। ऐसे ही बाहर ग्राही या बाहर से जो ग्रहण करते हैं, ग्राही मतलब ग्रहण करना, बाह्य संवेदी अंग जैसे कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन ग्रहण करते हैं, जैसे कि जीभ है, स्वाद के बारे में ग्रहण करेगी, आंख है, कान है, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये सभी स्तनधारियों में बाह्य जो है अंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमारे कान की बात करते हैं। कान की बात करते हैं तो कान से हम क्या ग्रहण करते हैं? श्रवण शक्ति हमारी काय से पैदा होती है? कानों से पैदा होती है। सुनना काय से होता है भाई? कानों से होता है। तो कान की पूरी संरचना, अब आप कान ये बाहर जो दिख रहा है इसी कान समझते हैं? अरे कान की संरचना, कान में अंदर छेद भी है, उसमें अंदर पर्दा लगा हुआ है, आप कुछ बोल रहे हो तो ये जो बाहर का सिस्टम है, जिसे पिन्ना बोलते हैं, ये क्या, ये किस लिए है? ये इसलिए कि कोई आवाजें, तरंगें कहीं से आए, वो पूरी घूम करके आसानी से धीरे धीरे प्रवेश कान में कर जाए। अगर ये ना होता, ये बाहर का पिन्ना, तो सीधी तरंगें आपके कान के अंदर जाती हैं, पर्दा फट जाता। इसका काम होता है कि तरंगों को घुमा करके, राउंड करके आसानी से अंदर भेजे, जिससे उनकी तीव्रता थोड़ी सी कैसी हो जाए? कम हो जाए। कान की संरचना स्तनधारियों में सबसे अधिक जटिल है, सबसे जटिल संरचना है कान की। भाई देखिए, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के अतिरिक्त शरीर का संतुलन बनाए रखने के भी काम आता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मध्य मस्तिष्क कान से जुड़ा रहता है। शरीर का मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? शरीर का संतुलन काम करता है। आप जो सीधे खड़े हैं ना, वो भी कान कंट्रोल करता है। आप जब आपका दिमाग एक जगह नहीं लगता तो आपको कान पकड़ा जाता है टीचर द्वारा, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाए, आप बैलेंस में आ जाओ। समझ लो, स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कि कान में 3 भाग होते हैं। हमारा जो कान है वो 3 भागों से बना है, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। ठीक है। बाह्य कान जो आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए ये आपका जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? आपका बाह्य कर्ण कहलाता है। जो आपको ये बाहर हिस्सा दिख रहा है, ये आपकी जो नली है, ये दिख रही है आपको ये नली, ये इसे कहते हैं बाहरी कान। बाहरी कान, ये कान की नली है, कान की नली का। और यहाँ पर आओगे तो ये कान का क्या है? पर्दा है। ये कान का क्या है? पर्दा। तो ये पूरा का पूरा मिलकर क्या कहलाता है? बाह्य कान कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य कान। ठीक है। और इसके बाद में आपका यहाँ से शुरू हो जाता है ये अंतः कान। क्या होता है? अंतः कान। इसमें कुछ हड्डियां होती हैं। जैसे ही आपके कान में से तरंगे आएंगी, यहाँ से ध्वनि तरंगे, कोई बोल रहा होगा तो गोल गोल घूम के इस सुरंग के माध्यम से काय पे टकराएंगी तरंगे? आके इस पर्दा पे, ये जो पर्दा लगा हुआ है इस पर्दे पे आके टकराएंगी। समझ में आ रही मेरी बात?
और जैसे ही पर्दे पे टकराएंगी तरंगें, इधर ध्यान समझ लो पहले अच्छे से, यहां से तरंगे आई, तरंगे इस नली के माध्यम से इस पर्दे पे टकराई। आप जानते हैं ध्वनि तरंगों में कंपन होता है। अरे डीजे बजता देखा है ना, धक 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 हलता, अगर आसपास में कुछ सामान वामान, ग्लास व्लास और कांच की खिड़कियां तक टूट जाती हैं और जोर से आवाज आए तो ध्वनि तरंगों में क्या होता है, कंपन होता है। वो अब अंदर जब घुसती हैं तो काय पे टकराती हैं, पर्दा पे। और पर्दा के जस्ट पीछे एक हड्डी लगी हुई है, ये आपको दिख रही है हड्डी लगी है, एक हड्डी ये है, इस हड्डी का नाम है मेलियस। क्या नाम है, मेलियस। जैसे पर्दा में कंपन होगा तो ये हड्डी में कंपन होगा, और हड्डी में कंपन होगा। इस हड्डी के पीछे एक और छोटी हड्डी है जिसका नाम है इंकस। क्या नाम है, इंकस। और उसके जस्ट पीछे एक और हड्डी लगी होती है, यहाँ पर छोटी सी हड्डी, ये दिख रही है छोटी सी हड्डी, इसका नाम है स्टेपीस। क्या नाम है, तो MIS, ये 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स। ये तीनों पर्दे के पीछे लगी होती हैं, ये तीनों लगी होती हैं पर्दे के पीछे। समझना अच्छे से। कान में आवाज बाहर से आई, ये कान का पिन्ना है, बाहर कर्ण, इसे पिन्ना बोलते हैं। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इसका क्या काम होता है, ये ध्वनि तरंगों को गोल गोल घुमा के आसानी से अंदर भेजता है। सुरंग से अंदर आया, इसमें एक लसलसा पदार्थ भरा रहता है ना, कान को कनेऊ। वो इसलिए होता है कि धूल वगैरह इसमें ज्यादा अंदर ना जा पाए। वो कुछ धूल वगैरह घुसती है उसको यहीं पर रोक लेता है। अगर जो कोई में ज्यादा भर जाए कनेऊ तो फिर बाहर सुनाई नहीं देगा, तरंगे अंदर जा ही नहीं पाए। तरंगे आएंगी अंदर, काश टकराएंगी कान के पर्दा से, पर्दा से टकराई तो पर्दा से टकराई तो पर्दा में कंपन पैदा होगा। उस कंपन से क्या लेगी, मेलियस। मेलियस काश टकराएगी इंकस से, इंकस हली उससे वो काश टकराएगी स्टेपीस से। स्टेपीस जो होती है जैसे ही अंदर हिलती है तो उसकी ध्वनि इन तंत्रिकाओं में, जिन्हें बोलते हैं वेस्टिबुलर तंत्रिका या श्रवण तंत्रिका, है ना, ये तंत्रिकाओं से जाके हलचल पैदा करती है। और ये तंत्रिकाएं सूचना कहां ले जाती हैं, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में जाके फिर तय होता है कि आवाज तो आई। आपको पता है देखना और सुनना कौन सा मस्तिष्क तय करता है, बताओगे कोई है? देखना और सुनना मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं। पहले वाला हिस्सा पैरा क्वाड्रिजेमिना, अरे ये तुम्हारे साथ दिक्कत है, अभी तो मैं भी भूल गया। मेडुला ऑब्लांगेटा वो लास्ट वाला होता है पश्चिम मस्तिष्क में। सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखने और सुनने के क्षमता को कंट्रोल करता है। बताया था मैंने, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, तो ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो अब ये सेरिब्रल पेंडिकल में सूचना पहुंचती है, वो ये तय करता है कि आपने क्या देखा और क्या सुना। समझ में आई किस तरीके से आपके दिमाग में आवाज पहुंचती है। तो 3 हिस्से हैं, ये बाह्य कर्ण, ये मध्य कर्ण और ये आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण यहीं तक है, ये सुरंग तक पूरा, बाहर का पिन्ना ये सब मिला के ये पर्दा तक क्या हो गया, बाह्य कर्ण। और ये हड्डी मड्डी सब क्या हो गया अंदर, अंतःकरण। और इधर ये तंत्रिका सिस्टम क्या हो गया, अंतःकरण, ये मध्य कर्ण और ये अंतःकरण। 3 हड्डियां होती हैं कान में, मेलियस, इंकस, स्टेप। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स। तो तीनों हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, पर्दे के पीछे। समझ में आ रही मेरी बात। अब कभी कभी अपन डाल देते हैं पेन में नोई जो पर्दा में अगर लग गई तो पर्दा फटफट आ जाएगा, इसलिए कान में हमको कुछ नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। अब यही लिखा था। देखिए क्या कह रहे हैं भाई, बाह्य कान केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, कर्ण पल्लव और बाह्य कर्ण मीट्स। कर्ण पल्लव माने पिन्ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, रन्ना नहीं पिन्ना। और एक्सटर्नल ऑल्टरी मीट्स मतलब ये आपकी जो नली है, अंदर जो नली है ना गुफा, वो। कर्ण पल्लव लचीली कॉर्टिलेज, कॉर्टिलेज आप जानते हैं क्या, कॉर्टिलेज क्या होते हैं, उपास्थि। अरे बताया था ना, बोन, कॉर्टिलेज, हड्डी और उपास्थि। हड्डी कठोर होती है और उपास्थि लचीली होती है। ये लचीली है कि नहीं, लचीली, और हड्डी नहीं है, क्या है, उपास्थि है। उपास्थि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉर्टिलेज। हड्डी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बोन। हड्डी कैसी होती है, कठोर, और कॉर्टिलेज कैसी होती है, मुलायम। त्वचा के अंदर ढके रहते हैं। इनके ऐच्छिक पेश तंतु जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा कर्ण पल्लव इच्छा अनुसार इधर उधर घुमाया जा सकता है, पर सब नहीं घुमा सकते।
गाय भैंस भेड़ बकरी अपने कानों को हिला सकते हैं, हम नहीं हिला सकते। हम थोड़ा बहुत कभी ऐसे करके ये हिल रहा है, मतलब हमारे ये कान है ना, ये ऐच्छिक पेशियों जुड़े हुए हैं। अरे हाथ कान थोड़ी घुमा दे सब ऐसे, हाथ हाथ जो ये घूम रहा हो ऐसे घुमा दो काने में। लेकिन गैया भैंस देखिए ना, तो भाई कान हिला देते, पूरी हिला देते, नहीं हिलाते, क्योंकि ये ऐच्छिक तंतुओं जुड़े तो हुए हैं, पर ये मनुष्य में इस तरीके से नहीं जुड़े होते। हल थोड़ी बहुत मात्रा में अपन हिला सकते हैं, कोई लगातार प्रयास करता रहता है तो। ध्वनि तरंगों का ग्रहण करने के लिए कर्ण पल्लव, ये कर्ण पल्लव मतलब पिन्ना, ध्वनि तरंगों क्या करते हैं, ग्रहण करने के लिए ध्वनि की दिशा में तनकर खड़े हो जाते हैं। आपने एक सुना होगा ना मुहावरा कि कान खड़े हो जाना। कान कभी देखा कुत्ते को, कुत्ते को देखा ना, कहीं से जरा सी आवाज आ रही तो कुत्ता क्या करता है, कान खड़े कर लेता है। तो हमारे कान जहां कहीं से आवाज आ रही होती है उस तरफ एकदम तन के खड़े हो जाते हैं, है ना, और उस आवाज को ग्रहण करते हैं। ये कौन, ये कर्ण पल्लव बोलते हैं, इसे पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पूरा पिन्ना है। ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने के बाहर मीट्स में भेजते हैं। मीट्स मतलब क्या, जो अंदर की आपकी नली है। कर्ण मीट्स टिम्पैनिक अस्थि के गर्दन सदृश नालाकार भाग की गुहा को प्रदर्शित करती है। अरे नाली के आकार की गुफा है, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण मीट्स। अरे बाकर्ण दो हिस्सों से बना है, कर्ण पल्लव कर्ण मीट्स। कर्ण पल्लव पिन्ना, अंदर की नली कर्ण मीट्स, ठीक है। आंतरिक कान, अब अंदर वाला जो कान है, अंदर वाला जो कान होता है वो पेरियोटिक अस्थि के पेट्रस भाग में बंद रहता है। पेरियोटिक अस्थि माने हड्डी के पेट्रस भाग में बंद रहता है। कौन सा भाग, अंतःकरण। ये क्या है भाई, हमारा अंतःकरण। क्या, अंतःकरण। ये यहां तक क्या हो गया था, पूरा बाह्यकरण। क्या हो गया था, बाह्यकरण। फिर इधर क्या हो जाएगा, ये सॉरी, ये हमारा आंतरिक कर्ण हो गया। ये मध्य कर्ण और ये आंतरिक कर्ण। बाह्यकर्ण मध्य कर्ण के मिलन स्थल पर टेम्पोनिक झिल्ली, टेम्पोनिक झिल्ली यानी कि जहां पर, सुनो ध्यान सुनो, बाह्यकर्ण और अंदर वाला कर्ण मिल रहा है ना, कहां मिल रहा है, जरा देखो, ये बाह्यकर्ण यहां तक था, ये पूरा बाह्यकर्ण था, और इसके बाद में यहां से क्या शुरू शुरू हो जाएगा, अंतःकर्ण या मध्यकर्ण। तो यहां पर ये जो एक पर्दा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेम्पेनिक झिल्ली, कान का पर्दा। कान का पर्दा पाया जाता है जो धूल के कणों को मध्य कर्ण तक जाने से रोकता है। समझ में आ रही मेरी बात। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं। कौन से कान में, मध्य कर्ण में। कभी प्रश्न बने कि साहब 3 हड्डियां कहां होती हैं कान में, मध्य कर्ण। जब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया, बताया था एक कान में 3 हड्डी, 2 कान में 6 हड्डी, बताया था। यही है MIS, मेलियस इनकस स्टेप्स। कौन कौन सी है, MIS, मेलियस इनकस स्टेप्स, सब छोटी हड्डी स्टेप्स। समझ में आ रही क्या, तो नहीं ऐसे ही बैठो रे में मानन गाय। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। मेलियस हथौड़े के आकार की हड्डी होती है, ये टच का जैसे इस तरीके की रहती है, ये मेलियस। इस तरफ क्या लगा हुआ है, पर्दा। समझ रहे मेरी बात है। तो जब पर्दा में हलचल होगी तो जा हलेगी, और जाके जस्ट पीछे क्या है, ये दिए इनकस, है ना, इनकस, ऐसी इस तरीके से इनकस हो गई। और स्टेपीस, ये घोड़े के रकाब जैसी होती है, ऐसी स्टेपीस, ये पीछे स्टेपीस हो गई। ये तीनों आवाज आएगी, पर्दा हलेगा, इससे ये हला, इससे ये हला, इससे ये हला, और ये सूचना कहां पहुंच जाएगी, तंत्रिका से कहां पहुंच जाएगी। सही में आ रही है। तो मध्य कर्ण में 3 हड्डियां, मेलियस इनकस स्टेपीस पाई जाती है। स्टेपीस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, ठीक है। नोट, कान को मुंह से जोड़ने के लिए, अगर जो हमारा कान होता है ना, ऐसे मुंह से जोड़ने के लिए यूस्टेकियन नलिका पाई जाती है। कभी आपने ध्यान किया हो, अब कान में हम ड्रॉप डालते हैं तो हमसे कहते हैं कि मुंह चबाओ थोड़ा सा, या ना भी चबाओगे तो आपके कान का जो ड्रॉप है उसका पूरा स्वाद हमारे मुंह में आ जाता है। आ जाता कि नहीं आता। इससे हम समझ पा रहे हैं कि हमारे कान की कुछ नलियां मुंह से भी जुड़ी रहती हैं। उन नली को क्या कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। कान और मुंह को जो जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका कहते हैं, ठीक है। अंतःकरण 2 भागों से मिलकर बना होता है। अंदर वाला कर्ण है वो भी 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा कोक्लिया, क्या है, कोक्लिया,
यह भाग ध्वनि को सुनने में मदद करता है तथा उसमें आवेगों को ग्रहण करने हेतु टेक्टोरियल झिल्ली पाई जाती है। टेक्टोरियल झिल्ली जो हमारी टेम्पोनिक झिल्ली के पीछे पाई जाती है। और एम्पुला, यह भाग शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। अभी बताया था मैंने, कान के दो काम होते हैं, ध्वनि को सुनना और शरीर का बैलेंस बनाना। सुनने का काम कौन करता है? मध्य कर्ण, अंतःकरण का कोकल्या। और एम्पुला के काम करता है शरीर का बैलेंस बनाता है। देखो फिर सुनिए, आवाज आई, सबसे पहले बाह्यकर्ण में आएगी। तो बाह्यकर्ण के दो हिस्से हैं, एक तो पिन्ना, एक नली। ठीक है, आवाज पिन्ना से घूम के आसानी से काय में गई नली में, और फिर पहुंचेगी मध्यकर्ण में। तो मध्यकर्ण में, और जहां मध्यकर्ण और अंतःकरण जुड़े हैं, जहां मध्यकर्ण और अंतःकरण जुड़े हैं वहां क्या है? पर्दा। और पर्दा से टकराई, पर्दा के बाद में मध्यकर्ण में 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और ये हो गया कौन सा? मध्यकर्ण। मध्यकर्ण के बाद क्या शुरू हो जाएगा? अंतःकरण। आवाज आई, पर्दे पे टकराई, हड्डियों से पहुंच गई कहां पर? अंतःकरण में। और अंतःकरण भी आपका भाई 2 हिस्सों से मिलकर बना है। किससे हिस्सों में बना है? 2 हिस्सों से। तो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? कोकल्या और एम्पुला। कोकल्या का काम क्या है? ये आवाजों को ग्रहण करता है। और एम्पुला का काम क्या है? शरीर का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? संतुलन बनाने में काम आता है। ठीक है ना? समझ आ रही कि नहीं आ रही? नोट, कान की संवेदनाओं को ग्रहण कर 8वीं कपाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक ले जाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कान से जो संवेदना यानी कि जो आवाजें मिलती हैं उन्हें मस्तिष्क तक कौन ले जाता है? तो 8वीं कपालीय तंत्रिकाएं। कौन सी ले जाती हैं? हमारे कपाल से अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें जो 8वीं कपाली तंत्रिकाएं हैं, 8वीं तंत्रिका, तंत्र जब पढ़ाया था ना तब मैंने बताया था कि इतनी तंत्रिकाएं कपाल से होती हैं, इतनी तंत्रिका निकलती हैं मेरुरज्जु से। और याद नहीं आ रहा है तो फिर देख लो जरा वापस जाके, भाई कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है ना? या अपनी मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं, ये मैंने आपको कंकाल तंत्र में पढ़ाया था। और ये हर चीज आगे काम आती है। तो अभी यहाँ पर पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है कि कान से जो सुना है वो दिमाग तक कैसे पहुंचता है? तो 8वीं कपालीय तंत्रिकाओं से। कैसे पहुंचता है? ठीक है, तो ये कान की बात हो गई पूरी। कान को एक बार रिपीट कर लो। कान का क्या काम होता है? कान का काम होता है, 2 काम होते हैं, शरीर का बैलेंस और ध्वनि को सुनना। कान के कितने हिस्से होते हैं? 3, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। बाह्यकर्ण, बाह्यकर्ण में क्या क्या होता है? कर्ण पल्लव, पिन्ना, है ना? और कर्ण मीट्स। कर्ण मीट्स मतलब कान की नली। जहां पर बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण मिलते हैं वहां पर क्या होता है? कान का पर्दा, टेम्पोनिक झिल्ली। ठीक है, बाह्यकर्ण पिन्ना का होता है कि ये ध्वनि की रफ्तार को तीव्र को मद्दा करते आराम से घुमा करके शरीर के अंदर पहुंचा, कान के अंदर कर्ण मीट्स में पहुंचा दें। कर्ण मीट्स में जब पल्ले कान के प्रदेश टकराएंगी और फिर मध्यकर्ण शुरू हो जाएगा। मध्यकर्ण में 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप। मेलियस टकराएगी पर्दा से, फिर इनकस और स्टेप्स, ये फिर पहुंच जाएंगी कहां पर? अंतःकरण में। अंतःकरण के 2 हिस्से हैं, क्या क्या नाम बताइए का? ये कोकल्या, ये आवाजों को सुनने और दिमाग में भेजने का काम करता है। और दूसरा था एम्पुला। एम्पुला शरीर के बैलेंस का काम करता है। ठीक है, और जो कोकल्या में जो आवाज की तरंगें पहुंचेंगी उन तरंगों को मस्तिष्क तक ले जाएंगी 8वीं कपालीय तंत्रिका। बस इतना सा काम है कान का, समझ गए? ठीक है, अब कान के बाद क्या आती है? आपकी नाक, है ना? ये नाक सबने देखी है। तो नाक का काम क्या होता है? सूंघना। इसे क्या कहते हैं? घ्राण इंद्री, नोज। घ्राण, घ्राण का मतलब होता है सूंघना। नाक देखिए आपने सबने नाक, ये पकड़ के देख लो, बाहर ही है नाक, जहां में 2 छेदे हैं, इनमें बाल हैं, और जहां में एक म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ है, जैसे भी आप नाक ही कहते हो। इनका काम होता है कि ये बाहर की गंदगी को बाल रोक लें, धूल अंदर ना जाए, फेफड़ों में जाना हवा, और नाक अगर चले भी जाए तो बाकी जो म्यूकस से चिपक जाए। ठीक है, तो फिर हवा आपके अंदर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? श्वास नली में। और श्वास नली से कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों में। ठीक है, नाक सूंघने की शक्ति तथा उसकी संवेदनाओं ग्रहण करती है। ये अंग नेसल ऑर्गन्स के ऊपरी भाग के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में स्थित होते हैं, जिसमें बनी हुई परत को क्या कहते हैं?
संडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। यह एथमोटरवाइनल अस्थियों पर मढ़ी जाती है। नाक के कार्य एवं संरचना देखें तो देखिए, दिख रहा है नासा गुहा। नासा गुहा मतलब क्या? नाक के बीच का खाली स्थान, नाक के अंदर जो खाली स्थान उसे क्या बोलते हैं? गुहा। की श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब जो झिल्ली है वो 3 छोटी अस्थियों द्वारा कई कक्षों में बट जाती है। नाक की बाहरी भित्ति से आरंभ होती है। तीनों अस्थियां के कारण इस स्थान पर 3 छोटे छोटे टीलों के समान उभार होते हैं। आप अंदर देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे इधर से एक बीच से हड्डी है, उभार बने होते हैं। संपूर्ण क्षेत्र पर नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल माना नाक की, म्यूकस माना चिकना पदार्थ, और मेम्ब्रेन माना झिल्ली, वो झिल्ली जिससे नाक निकलती है, वो है ना लसलसा पदार्थ निकलता है, जो कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है। इन कोशिकाओं के स्त्राव से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन तर और चिकनी तथा चिपचिपी सी रहती है। तो हमेशा तर रहती है, मतलब गीली रहती है, चिकनी रहती है, चिपचिपी रहती है। ये देखिए, ये हमारी नाक की संरचना है पूरी। इसमें अलग अलग हड्डियां पाई जाती हैं। जो मैंने बताया था सेला टर्सिका, जो हमारी यहाँ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है सेला टर्सिका, ये अलग अलग सुपीरियर टाइन, फ्रंटल साइनस, ये हड्डी ऊपर वाली यहाँ पाई जाती है। मिडल, जो ये 3 1 2 3 बताइए 3 हड्डियां पाई जाती हैं। सुपीरियर टर्बाइन, मिडिल टर्बाइन, अवर टर्बाइन, है ना। ये अगले हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको वेस्टिबुल, अग्रिम नथुना। ये हार्ड प्लेट नीचे लगी रहती है, सॉफ्ट प्लेट उसके पीछे। ये गले की हड्डी, कंठ ग्रंथि। नाक की संरचना। नाक के बाद क्या जाती है? आंख। आंख से और कान से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, नाक से और जीभ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। त्वचा भी मैंने पढ़ाई थी, एपिथेलिया, अपने एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपरडर्मिस, त्वचा के अंग पढ़ाई। ऐसे यहाँ पर 3 जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, अगर उनको थोड़ा सा दिमाग में लगा लो तो त्वचा के बारे में पढ़ाई चुका हूं। कान का डिटेल से पढ़ाई दिया। अब नाक में इतना कुछ है ही नहीं है। महत्वपूर्ण चीज क्या है? कान और आंख, कान और आंख, ठीक है। नाक में ज्यादा कुछ है नहीं है। और रही बात क्या है कि जिब्या, तो जीभ के बारे में पहले बता चुका हूं। जीभ में स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं, आगे से मीठा, पीछे बीच साइडों से नमकीन खट्टा, और पीछे से कड़वा स्वाद प्राप्त होता है, बताया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आंख के बारे में देख लेते हैं। आंख जो है, मानव नेत्र आंख की 6 पेशियों द्वारा संयोजित रहता है। अब आंख की संरचना आप देख लीजिए, इसमें चित्र नहीं दिया आंख का, ये दिया है। देखो ये आंख का चित्र है, ध्यान सुन लेना। आंख आपकी, आपको आगे से ऐसी दिखाई देती, समझ में आ रही मेरी बात? सामने देखोगे तो ऐसी, लेकिन इसकी संरचना अंदर कैसी है? ऐसी कटोरे नमा संरचना। आप देखिए आंख का ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ऊपर वाला, जो हमको हमारी, अगर आप देखोगे साइड से तो आप देखोगे कि हमारा जो काला हीरा है उसके ऊपर एक उभरी संरचना है। इसे, इस संरचना को जो है हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया, ये कॉर्निया है। इसके बीच में एक छोटा सा जो काला, बड़े काले हीरे के बीच में छोटा काला हीरा होता है ना, उसे बोलते हैं हम पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो साइड में नीचे ये जो संरचना होती है, इन्हें बोलते हैं हम क्या? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। और जो सफेद सफेद भाग होता है, जो सफेद दिख रहा है आपको ऊपर से, सफेद भाग दिख रहा है, देखो ये क्या है? ये जो बीच में हमारी पुतली है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है आपका? कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया, ठीक है। और जो शेष व्हाइट व्हाइट हिस्सा है पूरा आंख का, उसे हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं? कोरोना, ठीक है। इस जो नाक, आंख की पुतली होती है, इसमें एक लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। और इसके अंदर भरा होता है क्या? पानी।
जिसे हम नेत्रोद या कांचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव। आर पार प्रकाश जिसके देखा जा सकता है, मतलब एकदम स्वच्छ साफ कांच जैसा पानी। और यहाँ पर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं रेटिना, दृष्टि पटल। जब यहाँ से कोई चीज देखते हैं तो तरंगें पहुंचती हैं सीधे इस रेटिना, सॉरी अपना लेंस के माध्यम से होते हुए कहाँ जाके मिल जाती हैं? रेटिना पर। और रेटिना पर ही हमको चीजें दिखाई देती हैं। रेटिना पे पर्दा बनता है, पर्दे पे चित्र बनता है, ये पर्दा इस चित्र बनता है, और इसी से पे जुड़ी होती हैं हमारी दृग तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं कहाँ सूचना भेज देती हैं? मस्तिष्क में। ये सिर्फ देखने का काम करता है, मस्तिष्क ही तय करेगा कि क्या है, किसको देखा है और फिर कैसे रिएक्ट करना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हमारी आंख की पूरी संरचना है। अब इसमें इस संरचना में आप देखेंगे मानव आंख 6 पेशियों के द्वारा संयोजित रहती है, जिनमें से किसी भी एक पेशी का छोटा होना भेंगापन या टेढ़ापन रोग उत्पन्न कर देता है। जो हमारी 6 पेशियों से कंट्रोल हो रही है, कोई भी पेशी इधर उधर होगा ही ना तो अपन भेड़े देखने लगेंगे, तो भेड़ापन आ जाता है। इन पेशियों में कोई दिक्कत आ जाए, आपने देखे भेड़े लोग। मानव की आंख की सामंजस्य क्षमता दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर और अनंत दूरी तक होता है, यानी कम से कम हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक और अधिकतम हम देख सकते हैं अनंत तक। समझ गए मेरी बात? 25 सेंटीमीटर से पास लेके आओगे तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और अनंत चाहे सूर्य भी इतनी दूरी पर और तारे भी अनंत दूरी पर हैं, वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं। देखने की क्षमता न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत। ठीक है। नेत्र की संरचना की बात करें अपन, नेत्र की बनावट की बात करें, देख ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा एक आंख से 100 मीटर देखते हैं, दो आंख से कितने मीटर देखेंगे? 200 मीटर। भाई चाहे एक से देखो चाहे दो से देखो, जितना देखना है उतना ही दिखेगा। ठीक है। जो नेत्र बना होता है वो सबसे पहले क्या दिया है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल मतलब क्या? आपके आंख का ये जो पूरा सफेद सफेद हिस्सा है वो दृढ़ पटल ही है। क्या है? दृढ़ पटल। इसे हम स्क्लेरोइड या आंख की सबसे बाहरी परत का निर्माण होता है, जो सामान्यतः कठोर व अपारदर्शी होता है। दृढ़ पटल सामने की ओर आकर पारदर्शी या कॉर्निया भाग का निर्माण करता है। आंख के जो बीच का हिस्सा है काला काला, उसके ऊपर एक सफेद पतली परत है। सफेद नहीं है, पारदर्शी पतली परत है। याद रहे जब नेत्रदान होता है तब कॉर्निया को ही छील लिया जाता है और यही दान किया जाता है। आपको ऐसा ही नहीं आएगा, जब आप साइड से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी आंख में एक पतली सी झिल्ली मोटी सी उभरी हुई है जो पारदर्शी है, जिसके आर पार कांच गाई है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आंख के कॉर्निया भाग को नेत्रदान किया जाता तथा यह शरीर का एकमात्र भाग होता है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती, इसमें खून की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कॉर्निया एक पतली पारदर्शी परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कंजेक्टिवा झिल्ली कहते हैं, जो धूल के कणों से कॉर्निया की रक्षा करती है। कॉर्निया के ऊपर एक पतली सी पन्नी होती है जिसे क्या बोलते हैं? कंजेक्टिवा। ये क्या काम करती है? ये धूल वगैरह से हमारे कॉर्निया की क्या करती है? रक्षा करती है। नोट लगा कि मानव में आंसू जो होते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि से? ये अंडरलाइन कर लेना, कौन सी ग्रंथि से? लैक्रिमल ग्रंथि। मनुष्य में जो आंसू आते हैं वो कैसे आते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से, अश्रु ग्रंथि है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 0.1 मिलीमीटर होती है तथा मानव नेत्र में लाइसोजाइम नामक जीवाणुनाशक एंजाइम पाया जाता है। जब आपका आंसू निकलता है तो उसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या होता है? लाइसोजाइम। क्या नाम होता है? अभी प्रश्न बने कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या क्या काम होता है? ये जीवाणुनाशक होता है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी आंख में आ जाए तो वो खुद इससे एंजाइम से मर जाता है। समझ में आ रही? रक्त पटल। दृढ़ पटल के बाद में क्या आ गया? रक्त पटल। इसे हम क्या बोलते हैं? कोरोइड। रक्त पटल मुख्यतः आंख में रक्त की आपूर्ति करता है। पूरे आंख में खून को भेजने का काम कौन करता है? रक्त पटल। रक्त पटल के आगे की तरफ सीलियरी काय पाई जाती है जिसका अग्रभाग आयरिस या पुतली या तारा निर्माण करता है, जो बड़े काले हीरे के बीच में छोटा गोला होता है। ठीक है।
तथा पश्च भाग लंबे तंतुओं द्वारा लचीले उत्तल लेंस को बांधे रखता है। मानव की आंख के रंग का निर्धारण आइरिस, वेरी वेरी मोस्ट। आपकी आंख काली है, नीली आंखों वाली, कैरी, ये सब होती है ना, तो ये क्या है, ये आप कैरे हो, आप कारी आंखों के हो कि भूरी आंखों के हो, ये तय काय से होता है आपके आइरिस से। ठीक है, काय से होता है, आइरिस से। मानव के नेत्र में प्रकाश की मात्रा को निर्धारित कौन करता है, आइरिस। आइरिस या पुतली जो होती है वो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती। लाइट कम आ रही होती है तो ये फैल जाती है, कम प्रकाश में ये फैल जाती है, इससे ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके। और जब प्रकाश ज्यादा हो तो वह सिकुड़ जाती। कभी आपने देखा होगा ना कि अपन बहुत देर से अंदर बैठे हो, एकदम बाहर निकल जाओ तो आंखें चौंधिया जाती, या बहुत देर से बाहर छत पर बैठे थे लाइट में, अंदर कमरा में जाए तो कमरा अपन कहीं दिखाई नहीं दे ना, तो एकदम ये एडजस्ट नहीं कर पाती है। थोड़ा आप जैसे ही बाहर लाइट में से आए हो, अंदर कमरे में आए हो, तो 1-2 मिनट बाद आपको साफ दिखाई देने लगेगा, लगता नहीं लगता। तो मतलब वो पुतली या जो आइरिस होता है ना, वो अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है काय के हिसाब से, लाइट का। अब मानव नेत्र में कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा, ये कौन तय करता है, कौन तय करता है, आइरिस तय करता है, पुतली तय करती है, पुतली को ही आइरिस कहते हैं। ये बीच का छोटा सा हीरा है, नहीं आ रही का बस में, ये सिकुड़ता फैलता है, सिकुड़ता फैलता है। नेत्र में कॉर्निया व लेंस के मध्य जलोद्र नेत्रोद भरा रहता है। नेत्र में कॉर्निया और लेंस के बीच में, देखो ये बाहर क्या हो गया था, कॉर्निया, अंदर क्या है, लेंस, तो बीच में जो पानी भरा उसे क्या बोलते हैं, नेत्रोद। अरे ये ये पूरी आंख हो गई, इसमें जो पानी भरा उसे क्या बोलते हैं, कांचाभ द्रव। यहाँ पर क्या है, रेटिना। ये तो कॉर्निया और ये लेंस के बीच में क्या भरा होता है, नेत्रोद या जलोद्र भरा रहता है। समझ आया मेरी बात। अब बात कर रहे हैं कहा है कि दृष्टि पटल या रेटिना पर जब वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, बाऊ आसी। याद आया क्या आप लोगों को, वास्तविक हमेशा कैसा चित्र, बा से वास्तविक और ऊ से कैसा होता है, उल्टा, है ना। वास्तविक चित्र जब बनता है तो कैसा चित्र होता है, उल्टा होता है। और आसी, आभासी और सीधा। जब भी चित्र आभासी होता है तब कैसा होता है, सीधा। हम जो पर्दे पे फिल्म देखते हैं टाकीज में, वहां पर चित्र बनता है आभासी और सीधा। आभासी है, वास्तविक नहीं है। जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसा है, वास्तविक चित्र होता है। आपके जो कैमरे में चित्र फोटो खींचा जाता है ना, वो वास्तविक और उल्टा होता है। आपकी आंख में चित्र बन रहा है, आप मुझे देख रहे हो ना, तो मैं आपको वास्तविक दिख रहा हूं और कैसे दिख रहा हूं, उल्टा दिख रहा हूं। मेरे सिर ऊपर है, पैर ऊपर है और सिर नीचे है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमको तो सीधा दिखाई दे रहे हो। भाई ये सीधा करने का काम किसका होता है, हमारे दिमाग। समझ में आ रही मेरी बात। फोटो तो आपके जो रेटिना में बन रहा है वो सब उल्टा बना है, क्योंकि जब उल्टा बनता है तभी वास्तविक बनता है। समझ में आ रही। और उसको सीधा कौन करता है, हम जब कैमरा में फोटो खींचते हैं तो बस उसमें कैसा आता, उल्टा आता है। लेकिन उसे हम फिर कंप्यूटर में जाके क्या कर लेते हैं, जब उसको प्रिंट देते हैं तो कैसा हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। ठीक है। जबकि आभासी कैसा होता है, सीधा। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा। याद रख लेना, बाहुआसी, ये चित्र के संबंध में बात है। जब वास्तविक होगा तब उल्टा, जब आभासी होगा तब सीधा। ठीक है। तो दृष्टि पटल पर क्या बनता है भाई, दृष्टि पटल यानी रेटिना पे क्या बनता है, चित्र बनता है। जो मैंने देखा है वो चित्र कहां बनेगा, रेटिना पर। ठीक है। जहां नेत्र में जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु। देखो जैसे मैंने कहा साहब, ये आंख है, ये आपका लेंस था या कॉर्निया था, ये यहाँ पर क्या है, आपका रेटिना है। क्या है, रेटिना। यहाँ से किरणें जाएंगी तो चित्र कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जिस बिंदु पर चित्र एकदम सही बनता है उसका नाम क्या हो गया, पीत बिंदु। अगर इधर कहीं बनेगा तो ये क्या होगा, अंध बिंदु, जहां पर चित्र बनता ही नहीं है। एकदम बीच में पहुंचेगा तो वहां उसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु। अरे ये पूरा रेटिना है। अब रेटिना में पूरी जगह एक चीज थोड़ी ना होगी, एकदम जो सेंट्रल पॉइंट होगा वहां पर चित्र एकदम साफ साफ बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पीत बिंदु। क्या बोलेंगे। और तथा जहां प्रतिबिंब नहीं बनता उसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। समझ में आ रही है मेरी बात। चित्र कहाँ बनता है, रेटिना पे। अब रेटिना पे बीच में बनना चाहिए ना, तो जहां
का पीत बिंदु है, और थोड़ा बहुत इधर या इधर बनेगा तो हो जाएगा, और ऊपर से नीचे बनेगा तो चित्र बनेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, काय में? इस रेटिना में। क्या की बात कर रहा हूं? रेटिना की। रेटिना का निर्माण दो प्रकार, शलाका और शंकु। भाई शरीर का कोई भी अंग होगा बनेगा काय से? कोशिकाओं से। रेटिना भी तो शरीर का ही अंग है ना, तो काय से बनेगा? कोशिकाओं। और कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। सिलेंडर मतलब बेलन के आकार की कोशिकाएं, और शंकु के आकार की कोशिकाएं, और दोनों का अलग अलग काम है। ध्यान से सुन लेना। देखिए, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शंकु कोशिकाएं, यह वस्तु के रंग का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं भाई? लाल है, पीली है, हरी, गुलाबी, कैसा रंग है, ये कैसे तय करते हैं अपन? शंकु के आकार के। कौन सेल, इन्हें क्या बोलते हैं? कौन सेल। तीन प्रकार की होती हैं, लाल शंकु कोशिकाएं, हरी शंकु कोशिकाएं और नीली शंकु कोशिकाएं। ठीक है? और तीनों रंग क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला ही होता है ना, लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंग प्राइमरी। सारे रंग पर इन्हीं से रंगों से मिलकर के बनते हैं। बात सही में आ रही? आपने देखा कभी कलर पेंटर देखा है? कलर पेंटर देखा है? उसमें तीन प्रकार की कलर डलते हैं, लाल, हरा और नीला डलते हैं, और उन तीनों कलर से दुनिया के सारे कलर बन जाते हैं। कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे तो उसमें सारे रंग आते हैं, आसमानी, जामुनी, सफेद, फलाना ढिकाना, आते कि नहीं आते? देखा नहीं देखा? जैसे हमारी जो तीन रंग होते हैं उनसे दुनिया के सारे रंग मिल जाते हैं। इन तीनों रंगों क्या बोलते हैं अपन? प्राथमिक रंग। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। ध्यान रहे, अगर इन कोशिकाओं में दिक्कत आती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही मेरी बात? अगर रेटिना के शंकु कोशिकाओं में कोई दिक्कत आ जाए तो हम रंगों में अंतर नहीं कर पाते, और हमको एक बीमारी हो जाती है, जिसका नाम होता है वर्णांधता। वर्णांधता को अंग्रेजी में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? जब भी आप पुलिस में, फौज में, कहीं पर भी जाओगे तो आपकी आंखों का टेस्ट होता है, और आपको एक किताब के पेज पलट पलट के आपसे पूछना, बताओ कौन सा रंग है, कौन सा रंग, कौन सा रंग है। तो आप अगर उन रंगों में अंतर नहीं कर पाए तो आप समझ लेना कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है, और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह बीमारी जेनेटिकल है। जेनेटिकल मतलब है कि आपके मम्मी पापा से तुम में आई है, और इसका कोई उपचार नहीं होता। ये अनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी किसे कहते हैं, या जेनेटिकल डिसीज किसे कहते हैं? जो माता पिता से बच्चों में आती है। ठीक है? दूसरी हमारी जो है वो है हमारी बेलनाकार सेल। कौन सेल है? बेलनाकार सेल। लाल, हरी, नीली शंकु कोशिकाओं में किसी एक रंग की कोशिका का न होना वर्णांधता उत्पन्न कर देता है। मानव नेत्र के सबसे अधिक शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, तब परिधि पर इनकी संख्या कम होती है। मानव नेत्र के केंद्र में, बीच में सबसे क्या पाई जाती है? शंकु कोशिकाएं, और केंद्र और परिधि पर, जैसे मान लीजिए ये पूरा रेटिना है तो बीच में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाएंगी? शंकु कोशिकाएं। ऊपर क्या पाई जाएंगी? कम पाई जाएंगी। ये इसे क्या बोलते हैं? परिधि। ये क्या होता है? केंद्र। ये परिधि होती है, और ये क्या होता है? केंद्र। ये जानते हो ना? रात्रिचर जंतु जो रात में चरने वाले, जैसे उल्लू वगैरह टाइप के लोग में शंकु कोशिकाओं का अभाव होता है, उनमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती। जैसे उल्लू, चमगादड़, इन्हें सब कुछ दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट। क्या दिखाई देता है? जैसे वो होता है ना अपना, अपन पहले वो आता था नेगेटिव। नेगेटिव में अपन देखते हैं, नेगेटिव में उसमें कलर नहीं होते हैं, उसमें काला और सफेद कलर होता है। अरे पहले फोटो खींचते थे, नेगेटिव आता था, रील आती थी, उसमें फोटो कैसा आता था? देखा आदमी, काला सफेद भूत जैसा। तो बस इनमें ऐसा ही दिखाई देता है। किसमें? जो रात्रिचर जंतु होते हैं, जो रात में देखते हैं, जैसे उल्लू है, चमगादड़ आदि। तो अगला हमारी जो कोशिकाएं कौन सी पाई जाती हैं वो है शलाका कोशिकाएं। शलाका मतलब होती है स्लेंडर, बेलनाकार कोशिकाएं। देखिए, यह प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? लाइट को ग्रहण करती है। कैसे ग्रहण करती हैं? लाइट को ग्रहण करती हैं, प्रकाश को ग्रहण करती हैं। आप ध्यान से समझना मेरी बात। कम प्रकाश होता है हम उसमें भी देख लेते हैं, ज्यादा प्रकाश होता है हम उसमें भी देख लेते हैं। कभी कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जो जरा सी शाम हुई और उसको दिखना हो गया बंद, उसे हम कहते हैं उसे बीमारी हो गई रतौंधी। क्या हो गई? विटामिन ए की कमी से हो जाती है।
विटामिन ए की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो हमारी जो शलाका कोशिकाएं, रेटिना की जो शलाका कोशिकाएं, वो नष्ट होने लगती हैं और हमको कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देना बंद कर देता है। यानी कि जो बेलनाकार कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, उनका काम होता है कम प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देने का काम करती हैं। ये प्रकाश ग्राही है। क्या है? प्रकाश ग्राही। अगर इनमें कोई दिक्कत आएगी तो आपको रतौंधी बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए कमी के लिए आप आम खाएं, आप पपीता खाएं, आप गाजर खाएं, इससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। तो अगर आपको रतौंधी रोग हो भी जाता है तो आप ये बाहर से सेवन करके, है ना, फलों वगैरह को, अपनी रतौंधी को आप ठीक कर सकते हो। रतौंधी रोग का संबंध कैसे है? शलाका कोशिकाओं से। कैसे है? समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या लिखा है भाई? देखिए, यह प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती हैं, कुछ वस्तु को देखने का कार्य करती हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित पेनियल ग्रंथि को मनुष्य की तीसरी आंख कहते हैं। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, मनुष्य के शरीर में जो थैलेमस हिस्से में, मस्तिष्क में 0.1 ग्राम की पीनियल ग्रंथि होती है। इससे एक हार्मोन निकलता है। क्या नाम बताया था? मैं बताओ हार्मोन का, मैंने लिखवाया था, मेलेडिन ऐसा कुछ था। हाँ, तीसरी आंख। देखिए, जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। शलाका कोशिकाएं परिधि की ओर अधिकतम तथा केंद्र की ओर बहुत कम पाई जाती हैं। आप देखो, मैंने बताई थी आंख, इसमें मैंने बना दी पीले रंग से। कौन सी कोशिकाएं? शंकु कोशिकाएं। कहाँ ज्यादा है? केंद्र में। और कहाँ कम है? परिधि में। ये बताया था मैंने, शंकु कोशिका। अब उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। काय से? जस्ट उल्टा हो गया काय में? शलाका कोशिकाओं में। ये कहाँ पर ज्यादा है? ये कहाँ पर ज्यादा है? परिधि में। और कहाँ पर कम है? केंद्र में। बात सही में आ गई ना? आ गई का? शलाका कोशिकाएं परिधि में ज्यादा, केंद्र में कम। शंकु कोशिकाएं परिधि में कम, केंद्र में ज्यादा। शंकु कोशिकाओं का काम क्या है भैया? ये प्रकाश, ये रंगों में अंतर करती हैं, लाल, हरा, नीला। और शलाका कोशिकाओं का काम क्या है? ये प्रकाश में, प्रकाश, कम प्रकाश में भी दिखाई देती हैं। शंकु कोशिकाओं से वर्णांधता रोग हो जाता है और शलाका कोशिकाओं से रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? सुन रहे हो? दिनचर जंतुओं में जो दिन में देखते हैं, शलाका कोशिकाओं का अभाव होता है। हम में शलाका कोशिकाओं का जो दिन में देखते हैं, केवल मनुष्य ऐसा है जो दिन में भी देख सकता है और रात में भी देख सकता है। कुछ जंतु ऐसे जो केवल दिन में ही देखते हैं। पक्षी वगैरह जो होते हैं ना, वो रात में नहीं देखते बिल्कुल। शाम होने से पहले सारे पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं और घोंसले से हिलते भी नहीं है, तो रात में पक्षियों को दिखाई नहीं देता। ठीक है, रात में कोई पक्षी नहीं देख पाता। जैसे मुर्गा, चिड़िया इत्यादि, ये सब कैसे पक्षी हैं? दिनचर, इनमें ये होता ही नहीं, इसलिए रात में संजा से पहले घर आ जाते हैं। सारे पक्षियों को देखा हुआ आपने। नेत्र लेंस दृष्टि पटल रेटिना के मध्य कांचा द्रव भरा होता है और दृष्टि पटल रेटिना से वस्तु के प्रतिबिंब आवेग को 13वीं कपालीय तंत्रिकाओं यानी हक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब याद आ गया होगा आपको, 8वीं कपाल तंत्रिकाओं से कान की सूचना मस्तिष्क तक भेज रहे थे और 13वीं कपाल तंत्रिकाओं से नेत्र की सूचना मस्तिष्क तक भेज रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तंत्रिकाएं ही तो काम करती हैं। क्या देखा? मस्तिष्क तक पहुंचेगा, मस्तिष्क आदेश देगा, वो यहां तक आएगा। ये कौन काम करता है? नर्वस तंत्रिकाएं। नेत्र दोष और निवारण। नेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, इनको और देख लीजिए। नेत्र में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि नेत्र में हम देखें, नेत्र में एक बीमार निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और जरा दृष्टि दोष। ये 4 प्रकार की बीमारी देखते हैं। किसी व्यक्ति को बगल का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है, बगल का दिखाई नहीं देता। किसी व्यक्ति को ना बगल का दिखाई देता ना दूर का दिखाई देता। किसी में भेड़ापन आ जाता है, वो इधर देखता है और इधर देखता है, लगता है इधर देख रहा है, देखता है इधर है। होता कि नहीं होता? तो ये जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती। दृष्टि वैषम्य में टेढ़ापन हो जाता है और जरा दृष्टि दोष में नेत्र की क्षमता बुढ़ापे के कारण कमजोर हो जाती है, न बगल का दिखाई देता ना दूर का दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? मायोपिया। और दूर से बोलते हैं हाइपर मायोपिया।
ऐसे याद कर लेना कि मायोपिया मतलब बगल में है, पिया तो दिखाई दे रहा हो, मेरोपिया बगल में पिया है ना, और दूर है पिया तो हाइपर मायोपिया, दूर को दिखाई दे रहा है, बगल को दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, अब ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। देखो आपको एक बात बताऊं मैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा नेत्र है, इस नेत्र में ये आपका जो है कॉर्निया है, ये लेंस है, और ये आपका क्या है, रेटिना है। और यहां से कोई भी चित्र आएगा तो वो किरणें इकट्ठी होकर कहाँ इकट्ठी होनी चाहिए, रेटिना पे, तो आपको चित्र सही दिखाई देगा, मस्तिष्क को सूचना चली जाएगी। ये ठीक है यहाँ तक। अगर अभी कभी ऐसा कुछ हो जाए कि मान लीजिए ये तरंगें इकट्ठी हुई थी और ये तरंगें आई, तो ये तरंगें रेटिना से पहले ही इकट्ठी हो गई, यहाँ इकट्ठी हो गई, तो क्या हमको स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं। ये कौन सी बीमारी है, दूर निकट, समझ में आ रही है, चित्र कहाँ बन गया, रेटिना से पहले बन गया। कौन सी बीमारी है, बात समझ में आ रही क्या मेरे भाई। ये अब कैसे हो सकता है, जब हमने कहा कि ये जो नेत्र का लेंस था इसका आकार बढ़ गया, इसका आकार बढ़ गया। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। देखो जब आकार बढ़ जाएगा लेंस का आकार बढ़ जाएगा तो नली होती, नली पानी की नली, भाई अगर तुम चौड़ी कर दोगे तो पानी वहीं टपकेगा, वो भाई दबा दोगे तो प्रेशर से और आगे न जाएगा। बात सही में आ रही क्या मेरी। तो इसका लेंस का आकार बढ़ गया, लेंस का आकार बढ़ गया है तो पानी यहीं पर टपक रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि इस इनके पानी की स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए, मतलब बात सही में, पानी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। अगर इसके विपरीत एक और काम हो जाए, आप देखना कि आप सोचो कि ये यहां मिल रहा था और ये अब कहां मिल जाए, पीछे रेटिना पे मिल रही थी तो ठीक थी, या तो रेटिना से पहले मैं निकल, रेटिना के बाद मिली तो दूर दूर में क्या हो रहा है, नेत्र के लेंस का आकार घट गया तो और प्रेशर ज्यादा दूर हो गया, तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की दिखाई नहीं देगी। बात सही में आ रही है आप लोगों को। अब आप देखो जरा, निकट दृष्टि दोष में हमने देख लिया, इसमें हम क्या का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपने क्या समझा, आप दो लेंस जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए। एक लेंस होता है ऐसा जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस, और एक लेंस होता है ऐसा जिसे बोलते हैं अवतल लेंस। इसका काम होता है किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है, किरणों को सिकोड़ता है। इसका काम होता है ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। समझ रहे मेरी बात। ये लेंस कौन सा है भाई, उत्तल लेंस, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, जानते हैं ना आप लोग। अब आप देखिए, अगर पहले मैं बात कर रहा हूँ निकट दृष्टि की, मतलब किरणें जो हो रही हैं भाई, क्या हो रहा है, पहले ही मिल रही हैं, पहले ही मिल रही है, नहीं मिल रही, नेत्र की गोलाई बढ़ गई है, से प्रेशर घट गया है। अब मुझे ऐसा काम करना है कि किरणों को थोड़ा और फैला दूं जिससे ये थोड़ी सी यहाँ तक आ जाए, तो मैं यहाँ कौन सा लेंस लगाऊंगा, अवतल लेंस, जिससे किरणें थोड़ी सी और फैल जाएंगी और यहाँ पर आके मिल जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसी के जैसे बात करूं कि भाई ये नेत्र है, ये जो है हमने बना दिया, ये बना दिया रेटिना, और यहाँ से ये नेत्र, ये तरंगे आई और यहाँ पर पहुंच रही, पीछे कहाँ पहुंच रही, पीछे पहुंच रही, क्योंकि मिलना कहाँ है, चाहिए हमको रेटिना पे। तो इससे क्या है कि भाई नेत्र के गोलाई घट गई है, गोलाई घट गई है और प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो कहाँ पहुंच रही है तरंगे, रेटिना के पीछे पहुंच रही है, और हमें दृष्टि दोष कौन सा हो गया है, दूर दृष्टि दोष। ये कौन सा था, निकट दृष्टि दोष। अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि इनकी स्पीड थोड़ी सी क्या है, कम हो जाए, इसलिए मुझे ये किरणें ज्यादा फैल गई हैं, उन्हें थोड़ा सिकोड़ना पड़ेगा। अब जब सिकोड़ना पड़ेगा तो भाई मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा किस लेंस का, उत्तल लेंस। किस लेंस का प्रयोग करूंगा, उत्तल लेंस का। इससे क्या है कि थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी और वापस यहीं पर मिल जाएंगी। क्लियर हो गया ना। निकट दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसमें नेत्र गोलक लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और जो है तरंग प्रकाश की किरणें
रेटिना से पहले मिलने लगती हैं, अतः हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस रोग के निवारण के लिए मुझे उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दूरदर्शी दोष में नेत्र गोलक की लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और तरंग प्रकाश की किरणें रेटिना के पार मिलने लगती है, ठीक है, और जिससे हमें निकट की वस्तु तो नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस रोग के निवारण के लिए मैं उत्तल लेंस का प्रयोग करूंगा और किरणों को सुकोड़ के वापस से रेटिना पे मिला दूंगा। तो अबतल ही तो लगाया मैंने पहले वाले में। अबतल ही बोला था ना, ये चित्र तो अबतल का ही बना है। चित्र तो अबतल, अच्छा भूल गया होगा, चित्र का है अबतल का है, इसमें अबतल है और इसमें उत्तल। अब वो तो मैं चित्र बनवा तुम्हें सामने दिखा नहीं रहा तुम्हें, अब मुंह से फिलो फिलो में उत्तल कैप गई हुई है तो अबतल है ही। अरे फैलाने पड़ेगी ना, जब पहले ही मिल रहा हो तो नेक फैलाना पड़ेगी, और जब मैं पैर ज्यादा ज्यादा आगे चला तो नेक सिकोड़ना पड़ेगी। फैलावे लाने का अबतल, उस सिकोड़ क्या उत्तल। चित्र में समझाता तो है मैंने। अब जब भला मान लो कि नेक बहुत भैया बोल गई होगी तो मैं ताकत का पर तुम तो बैठे ही हो, मैं तो नेक जीवित है, मेरी जो संवेदना है, जो मस्तिष्क से संवेदना जीव तक पहुंच रही है, तो भाई नेक बहुत वही हुई कहूंगी है। जब मोदी जी कह सकते हैं कि बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, सुना है मोदी जी ने नारा दे रहे थे कौन सा, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने क्या कह दिया, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो इसे ठीक है। दूरदृष्टि दोष, इसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे दूर बन जाता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखा रही है, जो रोग का नाम है वो दिखा रही है। निकट में निकट की दिखा रही है, दूर में दूर की दिखा रही है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है और दूसरे में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखना जरा दृष्टि दोष, मैंने कहा साहब मायोपिया निकट दृष्टि दोष, बगल में पिया दिखा रहा बगल को, और हाइपरमेट्रोपिया दूर को पिया भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बुढ़ापो होगा तो ना तो बगल को पिया दिखाई दे रहा हो ना दूर को पिया दिखा हो, इसलिए जरा दृष्टि दोष में क्या है, प्रेस बायोपिया, बाय बाय पिया, प्रेस बायोपिया। बुढ़ापे में ना बगल को पिया दिखाई दे ना दूर को पिया दिखाई दे। तो इस रोग में क्या हो गया भाई कि दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं हम क्या, बाईफोक्सी लेंस। इसमें नीचे लगा हो उत्तल, ऊपर लगा हो अवतल, तो दोनों से देखा आपने कभी किसी के डोकरों के चश्मन में बीच में, मान लो जो चश्मा है, ये चश्मा है, मान लीजिए ये चश्मा है गांधी जी का, तो इसमें बीच में से ऐसी हल्की सी लाइन होती है चश्मा में, नीचे दूसरा लेंस होता है, ऊपर दूसरा लेंस होता है। इसे बोलते हैं बाईफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस। इस रोग में व्यक्ति को ना निकट का वस्तु स्पर्श दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई देती है। यह रोग आयु बढ़ने पर लेंस की लचक का मूड उत्पन्न होता है। इस रोग के उपचार के लिए हाइफोक्सी लेंस, ऊपर वाला लेंस कौन सा, अवतल, याद रखना ऊपर लेंस कौन सा होता है, अवतल, और नीचे कौन सा होता है, तथा नीचे लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि नीचे क्यों लगाएंगे हम उत्तल, क्योंकि उत्तल काय के निवारण में लगाया जाता है, उत्तल लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष के, सॉरी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लगाया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लगाया जाता है अवतल। दूर दृष्टि के लिए क्या लगाया जाता है, उत्तल, और निकट के लिए क्या लगाया जाता है, अवतल। अब तुम देखना, ये किताब पढ़ रहा हूं मैं, मतलब मुझे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी कब, जब मुझे दूर दृष्टि रोग होगा। दूर दृष्टि में दूर दिखाई देगी। अब किताब तो बगल में है, वो किताब पढ़ूंगा तो मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा ना, नीचे तरफ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ। तो मैं दूर दृष्टि का निवारण करूंगा कैसे, नीचे वाले लेंस, किस लेंस से, उत्तल लेंस। अपर पर सामने देखूंगा तो मतलब ऊपर वाले से देखूंगा, कांच का जो ऊपर कैसा उससे सामने देखूंगा, तो उसमें मतलब मुझे क्या, उसमें मुझे दूर की वस्तु को देखना होगा।
और दूर की वस्तु मुझे कब दिखाई नहीं देगी, जब मुझे कौन सा रोग हुआ, निकट दृष्टि। और निकट दृष्टि के निवारण के लिए लगता है अवतल लेंस। कौन सा लगने लगता है, समझ में आई मेरी बात? तो नीचे उत्तल लेंस, ऊंचे अवतल लेंस। नीचे निवारण करते हैं हम किसका, किस रोग का, दूर दृष्टि का। और ऊपर निवारण करते हैं हम किसका, निकट दृष्टि दोष का, ठीक है ना। तो दोनों दृष्टि थे इसमें। इसका नाम था जरा दृष्टि दोष। ये कब आता है, बुढ़ापे में। इसमें द्विफोक्सी लेंस लगता है। इस रोग के उपचार के लिए हमने द्विफोक्सी लेंस लगा दिया भाई। और लास्ट में क्या बचा हमारा, दृष्टि वैषम। इसे बोलते हैं एस्टियोमैजिटम, एस्टिटमैजिटम। अरे भेड़ा, भेड़ा आदमी जो तय देखते है तय दिखाते है, जाके हमें स्लेंडर लेंस का प्रयोग करना पड़ता है ना। क्योंकि यह व्यक्ति ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं में विभेदन ही कर पाता है। आड़ो और खड़े में इसे दिक्कत आती है बैलेंस बनाने में। यह व्यक्ति में वस्तु से दूरी का निर्धारण नहीं कर पाता, कितनी दूरी है और कहाँ की दिशा में है। तो वो देखता है इधर, बोलता है इधर, है ना। इस उपचार के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस लगाना पड़ता है भाई, बेलनाकार लेंस, स्लेंडर लेंस का प्रयोग करना पड़ता है भेड़ेपन के दूर करने के लिए, ठीक है। ये हमारे रोग का चित्र हो गया। अब त्वचा की संरचना मैंने पढ़ाई दी थी आपको, डर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर का हिस्सा होता है ये, उसके नीचे डर्मिस होता है, उसके नीचे एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस स्किन है, इसमें रोएं और हमें जो है तेल और पसीने की ग्रंथियां होती हैं। इनकी जड़ें कहाँ पर होती हैं, डर्मिस में होती हैं। डर्मिस नीचे हाइपोडर्मिस में क्या जमा होता है, बसा, फैट, चर्बी जमा होती है। और इसी में क्या बनता है, एर्गेस्ट्रॉल, और क्या पाया जाता है, मेलानिन। एर्गेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है। एर्गेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। तो सूर्य का प्रकाश त्वचा पे पड़ता है तो जो हमारी त्वचा के हाइपोडर्मिस में, बसा में जो एर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। और डर्मिस वाला जो हिस्सा होता है, डर्मिस वाला हिस्सा, इसमें हमारा जो क्या पाया जाता है, तेल की और पसीने की ग्रंथियों की जड़ें पाई जाती, ठीक है। और इसमें एक तत्व होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। क्या नाम होता है, मेलेनिन। मेलेनिन का काम करता है हमारे शरीर में रंग का निर्धारण करता है। आप गोरे हो गए, कारे हो, का इससे होता है मेलेनिन से, मेलेनिन से, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये पीपीटी डलवा दूंगा आपको ग्रुप में मैं, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। और कल हम पढ़ेंगे मानव पोषण। क्या पढ़ेंगे, मानव पोषण।